नमस्कार। वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। वेक्टर कैलकुलस के पिछले लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो हमने ग्राफ लिया हुआ है, ये एक कर्व है, कर्व का ग्राफ है और कोई ऑब्जेक्ट इस कर्व के अलोंग चल रहा है, मूव कर रहा है। आर उस कर्व पर जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर टाइम टी का फंक्शन है। किसी टाइम मान लो टी पर जो पॉइंट है इस कर्व के बिंदु पी पर है और उसका जो टाइम टी पर पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ आर टी से डिनोट किया गया है। और पॉइंट मूव करते हुए डेल टी टाइम बाद मान लो पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो, क्योंकि टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, तो आर टी प्लस डेल्टा टी इस क्यू पॉइंट के लिए उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और पी क्यू है वो होगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डेल्टा टी टाइम में जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है वो पी क्यू डिस्टेंस से चला है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, औसत वेग, तो वेग होता है दूरी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टाइम अपने पास था डेल्टा टी टाइम में, और जो दूरी जो या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है पी क्यू से। मतलब क्यू पे जो पोजीशन वेक्टर है माइनस जो पी पे पोजीशन वेक्टर है अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब डेल्टा टी की जो लिमिट है इसकी डेल्टा टी टेंस टू जीरो लें, तो उस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी है वो अपना आर का टी के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। और इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। तो अगर हम इसका जो टी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा, जब हमने इसी जो एवरेज वेलोसिटी था उसका, उसके लिए हमने डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिमिट ले ली, और ये तब हमें प्राप्त होता है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव किसका, आर का टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको इससे डी आर बाई डी टी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया अपना जो पोजीशन वेक्टर था उसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो आर अपना यहाँ पे वेक्टर था एक, और उसका हमने इस तरीके से डेरिवेटिव को डिफाइन कर लिया। और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अपने कर्व के हमेशा कौन सी लाइन में होगा, टेंजेंशियल या टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होगा। अगर हम पॉइंट पी के जो पोजीशन वेक्टर था उसका आर, जो टाइम टी का फंक्शन था, अगर उसके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके अगर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, मान लो एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स और वाई भी किस पे डिपेंड होंगे, टाइम टी पे डिपेंड होंगे। तो हमने इसको जो पोजीशन वेक्टर है उसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यानी जो आई कैप है, जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लिए, और जो जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के लिए। तो उसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के
डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा x, जो टाइम का फंक्शन है। सिमिलरली जो y है वो भी टाइम का फंक्शन है, तो वो y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट P पे इसकी पोजीशन थी। और डेल्टा टी टाइम बाद में अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो t प्लस डेल्टा टी, जहाँ t है वहाँ अपन क्या पुट कर देंगे, t प्लस डेल्टा टी। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उस टाइम तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो उसके लिए टी टाइम पर वेग के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं और उसकी जो लिमिट है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो हमें इस तरीके से इसकी जो लिमिट है वो वैल्यू पुट करने के बाद और डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लास्ट में ये अपना x का डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में, और सिमिलरली ये y का डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव हो गया और साथ में इसकी डायरेक्शन i कैप, और y का डेरिवेटिव इनटू साथ में उसकी डायरेक्शन आ जाएगी यूनिट वेक्टर जो है उस डायरेक्शन में j कैप। इस तरीके से जो अपने पास r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे था, उसका जो डेरिवेटिव है वो इस तरीके से हो जाएगा अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t जे कैप। अब हमें जो पोजीशन वेक्टर दिया होता है वो इस फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें 3D में अपने पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं। तो तीनों के लिए हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को, आर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और एक्स वाई जेड तीनों टी के फंक्शन होंगे। और इसी तरीके से जैसे आई जे कैप अपना एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हैं, तो के कैप अपना हो जाएगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जब हम वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना होता है तो इसका टी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जो आर के ऊपर जो डॉट से डिनोट हम कर रहे हैं उसका मतलब है टी के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव। तो अगर कंपोनेंट वाइज बात करें तो एक्स का टी के रेस्पेक्ट में और आई कैप साथ में डायरेक्शन आ जाएगी, प्लस वाई का टी के रेस्पेक्ट में, और सिमिलरली जेड का भी टी के रेस्पेक्ट में। तो अलग अलग जो हैं इनका टी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। साथ में इनकी जो डायरेक्शन है वो साथ में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें तो हमें एक क्वांटिटी मिलेगी जो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी, स्पीड जो जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, जिसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और अगर हम एक्सीलरेशन या त्वरण की बात करें तो वेलोसिटी का एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारे पास, या यूं कहें कि जो पोजीशन वेक्टर था उसका 2 बार डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ जो ये ए डिनोट कर रहा है अपना एक्सीलरेशन को, त्वरण को, तो एक बार डेरिवेटिव वी का टी के रेस्पेक्ट में या आर का टी के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। तो हम इसको 2 बार डेरिवेटिव करें तो आर के ऊपर है 2 डॉट से हमने इसको डिनोट किया है। तो एक्स का भी 2 बार टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई का 2 बार और जेड का भी टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से हम इसको करना चाहें तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब अपने पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में हमें वेक्टर दिया हुआ है W इक्वल टू 3t² आई कैप प्लस कोस 2t जे कैप।
हमें टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, इस वेक्टर का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आर की जगह हमारा डब्ल्यू हो गया, एक्स की जगह एक्स क्योंकि टी का फंक्शन होता है तो 3t² और आई कैप इसकी डायरेक्शन होगी, प्लस वाई की जगह अपना है cos 2t जे कैप। तो हमें इसका जो पीछे हमने किया था अलग अलग कंपोनेंट वाइज टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हम कर लेंगे। तो ये जो फंक्शन था इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें टी के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलता है, देखो 3t²। तो 3t² का अपने पास हो गया डेरिवेटिव 6t, 3 और t² का हो गया 2t, तो 6t हो गया, साथ में इसकी डायरेक्शन आई कैप हो जाएगी। फिर अपने पास cos 2t का होता है ये हो गया माइनस साइन 2t, और t के मल्टीपल में 2 है तो वो मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा, तो उसका हो गया -2 साइन 2t, और साथ में क्या आ जाएगा अपना जे कैप। तो इस तरीके से हमने इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और ये जो वेक्टर है इसका मॉडुलस वैल्यू या मैग्नीट्यूड, तो ये जो अपना डिनोट करने का तरीका है, ये मैग्नीट्यूड को, इसके किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और मैग्नीट्यूड होता है अपना जो भी कंपोनेंट है उनका वर्ग स्क्वायर करके उनका सम कर देंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। तो अपने पास कंपोनेंट यहाँ पे था इसका जो है आई कैप के साथ में है 6t, तो 6t का स्क्वायर प्लस और जे के साथ में है -2 साइन 2t, तो इसका स्क्वायर, दोनों का सम कर दिया और फिर इसका रूट ले लेंगे। तो 6t का अगर स्क्वायर करें तो 36t² प्लस 2 का हो गया 4 और साइन स्क्वायर 2t, तो ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। फिर हमें सी में पूछा है W का टी के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव या दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार तो यहाँ हमने कर चुके, तो इसी फंक्शन का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसी वेक्टर का, तो अपने पास क्या आ जाएगा 6t था, तो 6t का हो गया 6, साथ में आई कैप हो गया -2 और साइन 2t का हो जाएगा cos 2t और साथ में मल्टीपल में 2 आ जाएगा, तो अपना हो गया 4 cos 2t जे कैप। तो इस तरीके से अपने पास कोई भी अगर वेक्टर दिया होगा तो हम उसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, मैग्नीट्यूड या डबल डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास एक रिजल्ट है जिसको हमें देखना है। अपने को W और Z दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और C है स्केलर, ठीक है, और ये सारे हैं वो T के फंक्शन है। W और Z वेक्टर फंक्शन हो गए और C है वो स्केलर हो गया। तो हमें क्या करना है, जो वेक्टर्स हैं W और Z उनको उनका सम करने के बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो किसके इक्वल होगा, या उनका अलग अलग डेरिवेटिव करके उनका सम कर देते हैं तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर इसको स्केलर से वेक्टर को, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया गया है तो उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो पहले C को एज इट इज रखिए W का डेरिवेटिव प्लस W को एज इट इज रखिए C का डेरिवेटिव, तो यहाँ W है वो वेक्टर फॉर्म में रहेगा और C है वो स्केलर है ही। W और Z दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसके लिए होगा अपना फॉर्मूला कि यानी या तो हम डॉट प्रोडक्ट करके उनका डेरिवेटिव फाइंड करें, या इस तरीके से W डॉट Z का डेरिवेटिव प्लस
डब्लू का डेरिवेटिव डॉट जेड। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो भी दोनों वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया गया है। अगर उसका डेरिवेटिव लें तो डब्लू को एज इट इज़ रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डेरिवेटिव ऑफ जेड प्लस डेरिवेटिव ऑफ डब्लू और क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट विद वेक्टर जेड। तो इस तरीके से हम ये जो रिजल्ट हैं उनको वेरीफाई भी करेंगे आगे के एग्जाम्पल में और ध्यान में भी रखेंगे। एक एग्जाम्पल अपने पास हमें दिया हुआ है W इक्वल टू 3ti माइनस टी स्क्वायर जे और Z इक्वल टू दिया हुआ है 2t² प्लस 3j। हमें वेरीफाई करना है, हमें रिजल्ट वेरीफाई करना है। जो अपन ने इससे पहले वाले में जो ये तीसरा जो रिजल्ट था कि उनका डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद डेरिवेटिव वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो वेक्टर्स दिए हुए हैं W और Z, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। डॉट प्रोडक्ट, ये W की वैल्यू रख दी, ये Z की वैल्यू रख दी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो I का जो कंपोनेंट I के साथ में वो इधर वाले I के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3t को 2t² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास हो गया 6t³ और प्लस होता है J का जे वाले कंपोनेंट के साथ। तो जे का -t², 3 को -t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3t²। ये अपने पास हो गया इनका डॉट प्रोडक्ट। फिर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ये था, इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो 6t³, तो 6 इंटू t³ का होगा 3t², तो 6 इंटू 3 हो गया 18 और t² ये हो गया 3t² का हो गया 60। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो तो हमें ये मिलता है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में W तो हमारे पास पहले से है, लेकिन हमें क्या चाहिए, Z का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और आगे हमें W का भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो पहले दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो अगर W का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये W था, इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो हमें ये मिलता है। इसी तरीके से ये Z है, इसका भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, क्योंकि अब अपने को ये चाहिए होंगे तो इनकी वैल्यू पहले ही हमने निकाल ली। अब जो RHS है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो W की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले W ये 3ti माइनस t² j ये, और अपना जो इसका डेरिवेटिव आया था dz/dt ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस ये अपना हो जाएगा z और dw/dt यानी W का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो ये हो गया। तो ये है इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। सिर्फ आगे वाले में 4ti है तो सिर्फ i को i वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 12 और t² ये हो गया। इसमें j का कंपोनेंट है लेकिन आगे वाले में j का कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ 12t²। अब आगे वाले में इसमें देखेंगे तो इसमें i वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 इंटू 3 6t² हो गया, और j को j से करवाएंगे तो 3 को -2t से तो -6t, दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या मिल गया 18t² माइनस 6t, और ये ही LHS में हमें मिला था। इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये तो अपना डॉट प्रोडक्ट के लिए था। हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई करेंगे। तो हमें वही दो वेक्टर दिए हुए हैं, सेम वेक्टर हैं, और
दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद डेरिवेटिव है, वो इक्वल होता है डब्ल्यू क्रॉस डी जेड बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी क्रॉस जेड। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, तो हमें चाहिए डब्ल्यू क्रॉस जेड। तो हम डब्ल्यू क्रॉस जेड फाइंड करेंगे। तो यहाँ डब्ल्यू क्रॉस जेड क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरीके से करवाते आए हैं। तो हम आई कैप जे कैप के कैप को हम यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ आई और जे में दिया है, तो के कैप के साथ में जो कंपोनेंट है वो क्या आते जाएंगे, जीरो। तो डब्ल्यू डब्ल्यू के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, 3t आई कैप के साथ वाला माइनस टी स्क्वायर जे कैप के साथ वाला, के कैप के साथ जीरो है क्योंकि के कैप के साथ इसका कोई कंपोनेंट दिया हुआ नहीं है। फिर जेड का देखें तो जेड का टू टी स्क्वायर है आई, तो 2t स्क्वायर यहाँ आ गया, और जे के साथ में क्या है 3, के साथ में जीरो। तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं हम तो के सिर्फ क्योंकि आई और जे घटक तो जो के कंपोनेंट जीरो इनके कारण जीरो हो जाएंगे, सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, के का कंपोनेंट बचेगा। और वैसे भी जो आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो उस तरीके से भी इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी कि अब इनका मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो अपने पास ये मिल गया। और इसको हमने अगर इसका, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव, तो ये जो वेक्टर अपने पास है इसका डेरिवेटिव 9t, तो 9 हो गया, 2t4 है तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 4t3, जिसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। अब अपने को यहाँ करना है पहले W का क्रॉस डी जेड बाई डी टी से, यानी डी जेड बाई डी टी मतलब जेड का टी के साथ एक बार जो डेरिवेटिव है वो लेना है। तो W की वैल्यू 3t माइनस टी स्क्वायर, ये तो अपने W की वैल्यू रख दी। जेड के जो कंपोनेंट हैं 4t नहीं 2t स्क्वायर प्लस 3 है, तो 2t स्क्वायर का हो गया 4t, और जो ये कांस्टेंट है 3 इसका हो गया 0। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलती है। और डब्ल्यू बाई डी टी का क्रॉस जेड के साथ करवाते हैं तो हमें पहले आई जे के ये हो गया, दूसरा अपने पास डी डब्ल्यू बाई डी टी यानी डब्ल्यू का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये 3t का हो गया 3 माइनस टी स्क्वायर का हो गया 2t और 0, और जेड का हो जाएगा 2t स्क्वायर और 3, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू। अब दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास इसके इक्वल हो जाएगी। यानी हमने इस जो रिजल्ट को भी वेरीफाई कर दिया है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में वेक्टर के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है, कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। थैंक यू।